में कुछ दुर्दांत पुरुष ऐसे हो जो उसके साथ निर्भया वाला कांड दोहरा देते तो आखिर कौन जिम्मेदार होता। इस तरीके से बात रखना कि वो ब्राह्मण है, उसको पकड़कर उसके कपड़े फाड़ो, उसको खींचो, उसको पता चले कि कैसे पहले होता था। चंद्रशेखर रावण एक नेता के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर, एक एडवोकेट के तौर पर, एक सामाजिक इंसान के तौर पर पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनकी खुद की गर्लफ्रेंड उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाई, पहले वो मैटर संभाल लें फिर देश के मुद्दों में आए। ये आजादी मांगने वाले वामपंथी हैं, ये आइसा के लोग हैं जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे चलते हैं। रुचि तिवारी जैसी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो आज इस घटना के बाद सहम गई हैं और स्कूल और कॉलेज नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने इस पूरे मैटर को देखकर अपनी बच्ची को निर्भया जैसे कांड से रोकने के लिए उनको स्कूल कॉलेज नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मत बनाइए, ये समाज आपका है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि गलतियां थी यूजीसी के एक्ट में। आप ऐसे नेता को अपना नेता मान रहे हैं जिसके ऊपर खुद कई सारे आरोप हैं कि ऐसे नेताओं को बार करना चाहिए चुनाव लड़ने से। सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए चुनाव लड़ने की मनाही होनी चाहिए और आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके लिए पीआईएल दाखिल करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो संविधान को मानने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर अवहेलना कर रहे हैं तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आना चाहिए, कोर्ट की अवमानना के केस में आना चाहिए। और तमाम ऐसे लोग जो यूजीसी के फेवर में निकले हैं या यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें रोक लगाया। और कई लोग तर्क दे रहे हैं कि ऑनरेबल जस्टिस पंडित थे इसलिए उन्होंने रोक लगा दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि हम कानून को समाज में आगे बढ़ाने के लिए लाना चाहते हैं, न कि समाज को बांटने के लिए लाना चाहते हैं। और अभी बांटने की राजनीति हो रही है। कल का कोई भी नेता आज प्रोटेस्ट कर रहा है, और प्रोटेस्ट किस नाम पे कर रहा है? जातिवाद के नाम पर कर रहा है, जो जातिवाद हमारी कोर्ट कभी चाहती नहीं थी। जो जातिवाद को खत्म करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में कहा कि इंटरकास्ट मैरिज होने चाहिए, सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, स्कूल में लड़के लड़की, दलित, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर सब एक साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। उस चीज को खत्म करने के लिए अब डीयू जैसी संस्था में एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके की घटना हुई, शर्मसार करने वाली घटना है पूरे मानवता को, पूरे क्लास को, पूरे एजुकेशन सिस्टम को। उस लड़की को इसलिए कहा कि ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे थे, मुर्दाबाद, ये ब्राह्मण है, तो ये क्या इसकी ब्राह्मणों की कोई जाति सूचक शब्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, कार्रवाई हो सकती है। पहले जो 2012 का रेगुलेशन था यूजीसी का, वो बिल्कुल ही सही रेगुलेशन था कि उसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो वो अप्रोच कर सकता है कमेटी को। जो अब रेगुलेशन बना दिया गया उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि ओबीसी और एससी एसटी के पास स्पेशल पावर देकर उन्हें भेजने की कोशिश की गई, जिस पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहते हुए रोक लगाया कि जब ऑलरेडी सेक्शन 3E जिसमें सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात है वो रखी गई है, तो सेक्शन 3C जिसमें ओबीसी एससी एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई उसको लाने की क्या जरूरत थी? आखिर एक कोर्ट के समक्ष क्या सबको अलग अलग निगाह से देखा जाना चाहिए? आर्टिकल 14 जो बाबा भीमराव अंबेडकर लाकर गए थे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सबको समानता के रूप से देखा जाए, क्या आप उसको दरकिनार करना चाहते हैं, उसको बांटना चाहते हैं, भेद करना चाहते हैं? और आज आजादी के 75 साल बाद भी यह कहना चाहते हैं कि देश में डिस्क्रिमिनेशन जातिगत आधार पर हो रहा है और स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है, यह कहीं से सही नहीं था। रुचि तिवारी एक महिला पत्रकार थी, पत्रकार होने के नाते अंडर आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में उन्हें प्रोटेक्शन था, वो वहां पे जा सकती थी, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरीके से उनको छेड़ा गया, जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसी के लिए जो उनके साथ ऐसा किया उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज है, एफआईआर भी दर्ज है और कई सारी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा बीएनएस की सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 लगाया गया है, कॉमन इंटेंशन, यानी पूरे भीड़ की यह मनोकामना थी कि उस बच्ची के साथ गलत करे। और उस बच्ची के साथ अगर उस दिन दुष्कर्म हो जाता तो क्या यही दिल्ली के लोग कैंडल मार्च लेके निकल जाते कि निर्भया हो गई, ऐसी हो गई? तो पहले ही प्रोटेक्शन क्यों नहीं? किसी भी समाज का कोई भी रुचि तिवारी एक नई निर्भया हो सकती थी वहाँ। जी हो सकती थी। जिस हिसाब से वहां भीड़ ने इस तरीके से उस बच्ची को खींचा, उनके कपड़े को जिस तरीके से खींच रहा था, हो सकता है कि उसी में कुछ दुर्दांत पुरुष ऐसे हो जो उसके साथ निर्भया वाला कांड दोहरा देते, तो आखिर कौन जिम्मेदार होता? आज जो लोग बना रहे हैं वीडियो कि मैं डीयू की छात्रा, मैं डीयू के लोग, मैं डीयू के लोग, क्या वह इसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेते? किसी महिला के साथ अगर गलत हो जाता तो आपको विरोध करना है, वैचारिक विरोध करिए, बातों से विरोध करिए। किसी के ऊपर हमला करना, किसी के कपड़े को फाड़ना, किसी के लिए ये जातिगत टिप्पणी करना कि ये ब्राह्मण है इसको खींचो, हम देखते हैं ये क्या करेगी, ये बहुत ही गलत है और भारत में यह बर्दाश्त के लायक नहीं है।
वो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद सोच के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो आखिर ब्राह्मणवाद सोच क्या है और ब्राह्मण क्या? दोनों चीजों को अलग अलग आप ब्राह्मणवाद सोच कह देंगे कि जिसमें ठाकुर बनिया ब्राह्मण और दलित शूद्र है वो ब्राह्मणवाद है, इस सोच को आगे करना चाहते हैं। फिर आप नारे लगाएंगे कि आप देश से बाहर चले जाइए, आप इस देश के नहीं है। फिर नारे आप लगाएंगे, जेएनयू के अंदर हमने देखा है नारे लगते हैं ठाकुर ब्राह्मण बनिया, इनको मारो जूते चार। तो ये सब नारों से देश चलने वाला नहीं है। देश में अच्छे एजुकेटेड लोग चाहिए, अच्छे छात्र चाहिए। उन छात्रों को समझना चाहिए कि लोगों की राजनीति में अपने आप को मत पीसे। एक बार जब इस पर स्टे लग जाएगा तो उन्हीं बच्चों के साथ आपको बैठकर क्लास करना है और आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। ना तो ठाकुर ब्राह्मण ओबीसी एससी एसटी का विरोध करें, ना तो ओबीसी एससी एसटी ठाकुर ब्राह्मण का विरोध करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ही क्लास में एक ही जगह आपको बैठ के पढ़ना है और आपको एक ही साथ आगे बढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, आपका कोई सहारा नहीं होगा। आपका वो दोस्त, वो क्लासमेट, वो जगह ही आपका सहारा होगा और कोई नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कि जो उनके समर्थन में गए थे लोग, उनके लिए भी वो गुस्से में आ गए, जो उनको कहा कि गाली दी है अभद्र भाषा, तो उन पर भी केस दर्ज कर लिया जो रुचि तिवारी के समर्थन में। जी देखिए, मेरा मानना है कि क्रॉस एफआईआर का राइट अंडर आर्टिकल 21 सबको मिला है, क्रॉस एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन जो वीडियो दिखाया गया उसमें तो साफ साफ है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से कुछ लड़कियां भी एक लड़की को खींचकर उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही हैं। इससे तो कोई दरकिनार कर ही नहीं सकता। आपको अपनी बात रखनी है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर जाइए, चुनाव लड़िए, अपना डिबेट करिए, लोगों के बीच बातें रखिए, सही तरीके से रखिए। बात रखने के लिए किसने मना किया? लेकिन इस तरीके से बात रखना कि वो ब्राह्मण है उसको पकड़कर उसके कपड़े फाड़ो, उसको खींचो, उसको पता चले कि कैसे पहले होता था। तो क्या आप अभी बिहार के अंदर एक लोग ने नारा दिया कि भूरा बाल साफ करो, तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके की राजनीति पूरे देश में हो? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपस में बटे? एक संत जो बिना चप्पलों के, बिना जूतों के पैदल चलते हैं और हिंदू सनातन एकता यात्रा की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, आप हर चीज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पर डिस्क्रिमिनेशन रह गया है जातिगत आधार पर? क्या आपको स्पेशल लॉज में प्रोविजन नहीं दिए गए हैं? आईपीसी में सेक्शन नहीं है कि एससी एसटी एक्ट में नहीं है? क्या आप एफआईआर नहीं करा सकते? आपको कानून के अंदर तो प्रोटेक्शन है ही, ऊपर से आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन नहीं है, बांटने की राजनीति है। समाज अपने में आपस में एक दिन बट जाएगा और जो सीखने की चीजें होती हैं वो नहीं मिलेगी। कई बार हमने देखा है कि कई सारे छात्र दूसरे धर्म के, दूसरे बिरादरी के, दूसरे लोगों के बीच जाके उनके स्पेशल त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और चीजों को सीखते हैं। आखिर अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर आगे चलकर कौन जाना चाहेगा, कौन सीखना चाहेगा? आपस में सब लड़ेंगे, एक समय आएगा देश लड़ता हुआ रहेगा, सुलगता हुआ रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। ये जो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, ढपड़ी बजाकर आज़ादी मांग रहे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आज़ादी, ये कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं? ये आज़ादी मांगने वाले वामपंथी हैं, ये आइसा के लोग हैं जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे चलते हैं। इनका हमेशा नारा रहता है दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ, लेकिन कभी ये एक होने वाले नहीं। ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति आगे करेंगे। यही लोग हैं जो आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं, यही लोग हैं जो भारत को काटने और तोड़ने की बात करते हैं, यही लोग हैं जिनके खिलाफ आतंकवादी धाराओं में केस चल रहे हैं। और आज जब यूजीसी के तरफ सरकार को घिरता हुआ दिख रहे हैं तो सरकार के खिलाफ ऐसे ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोगों को जो कहीं न कहीं इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहते, उनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार आपके लिए सही नहीं है। जबकि मैं बता दूं, सरकार सबके लिए है, लोग सबके लिए है, तंत्र और व्यवस्था सबके लिए है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सबके लिए। अगर कोई नहीं मानेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। और जिस हिसाब से अभी विरोध चल रहा है, किसी दिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि हम इस मामले को नहीं सुनेंगे और आजीवन के लिए स्टे लगा देगी। ऐसा भी हो सकता है जी। देखिए, आप देखिए कितने बार 370 का मामला अभी तक चल रहा है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि आप मामले को डिसाइड ही नहीं करवाना चाहते। आप किसी मैटर में पॉलिटिकल एंगल देंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे ही मामले में एक आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच पे। ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत लताड़ लगाई कि आप हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट आ जा रहे हैं, क्या इसे मजाक समझ लिए हैं? कभी भी कोई मैटर हुआ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कोई चीफ मिनिस्टर आ जाती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कोई मैटर आ जाता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को आप वैलिडिटी नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट को मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, उस पावर का यूज सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और ऐसे मामलों में मेरा मानना है कि करना भी चाहिए।
इस मामले रुचि तिवारी मामले में क्या होना चाहिए, किस तरह से इस लड़की को न्याय मिले? देखिए, अगर लोगों को विरोध करना है तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि आप विरोध करिए, यूजीसी के समर्थन में भी करिए, यूजीसी के विरोध में भी करिए, लेकिन ये विरोध वैचारिक विरोध होना चाहिए, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, किसी के कपड़े नहीं फाड़े जाने चाहिए, किसी के अस्मिता और मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी के राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के ऊपर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर इस पर खिलवाड़ होगा तो आप एक समाज के तौर पर हार जाएंगे और कहीं ना कहीं वो नेता जो आपको एक टूल बनाकर यूज करना चाहते हैं वो जीत जाएंगे, और समय आएगा जब आपको अपनी गलती पर पछतावा होगा। और रुचि तिवारी जैसी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो आज इस घटना के बाद सहम गई हैं और स्कूल और कॉलेज नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने इस पूरे मैटर को देखकर अपनी बच्ची को निर्भया जैसे कांड से रोकने के लिए उनको स्कूल कॉलेज नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मत बनाइए, ये समाज आपका है, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि गलतियां थी यूजीसी के एक्ट में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। और जब इसको आप पूरी तरीके से देखेंगे तो फिर आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाएंगे जहां पर ना आप इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे। चंद्रशेखर रावण नहीं बोल रहा है इस पूरे मामले पर, जो उसकी रैली थी जहाँ पर इतना सब कुछ हुआ वो खामोश है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, चंद्रशेखर रावण सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं, और जातिगत राजनीति में भी उनका एक राजनीति होता है कि मुस्लिमों को और दलितों को कैसे हम पकड़ें। जब किसी दलित के साथ किसी सवर्ण व्यक्ति ने अगर कुछ कर दिया तो वो उसके लिए दौड़ने लगेंगे, लौटने लगेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे, लेकिन अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति ने कुछ किया तो उनके मुंह में जुबान सिल जाती है, उनका कोई आदेश नहीं निकलता है, कुछ बातें नहीं होती, कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं होता। हमने देखा कैसे एक 22-23 साल के बच्चे को बांग्लादेश के अंदर दीपू दास को जिंदा जला दिया गया, उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बयान नहीं। कैसे भारत के अंदर तमाम लोगों के साथ रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, उन पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सिर्फ जातिगत राजनीति करने के लिए, क्योंकि जानते हैं वो कि उनके सेक्ट के लोग यही चाहते हैं। जबकि मैं मानता हूं चंद्रशेखर रावण एक नेता के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर, एक एडवोकेट के तौर पर, एक सामाजिक इंसान के तौर पर पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनकी खुद की गर्लफ्रेंड उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाई, पहले वो मैटर संभाल लें फिर देश के मुद्दों में आए। वो भी दलित समुदाय से ताल्लुक है, उसके बारे में तो कोई नहीं दलित वाला कह रहा कि भाई उसको भी न्याय दो। जी यही तो विडंबना है इस देश में कि आप ऐसे नेता को अपना नेता मान रहे हैं जिसके ऊपर खुद कई सारे आरोप हैं। एक नेता जो करप्शन के कई आरोप में हो, क्रिमिनल ऑफेंस उसके ऊपर कई सारे हों, उसको आप नेता मानकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं को बाहर करना चाहिए चुनाव लड़ने से। सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए चुनाव लड़ने की मनाही होनी चाहिए, और आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके लिए PIL दाखिल करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या PIL रहेगी आपकी? जी, इसमें यह हमारी मांग रहेगी कि जिसके ऊपर भी क्रिमिनल ऑफेंस हो उसको आप चुनाव लड़ने नहीं दीजिए जब तक कि उसका क्रिमिनल ऑफेंस खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि एक नौकरी लेने जब बच्चा जाता है तो आप देखते हैं कि उसका प्रायर क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या है, पहले वो किसी केस में था कि नहीं। अगर था और बरी हो गया है फिर भी आपने छोड़ दिया कि डिपार्टमेंट इसमें तय करेगी कि ऐसे बच्चे को आप नौकरी देंगे कि नहीं। तो क्यों नेताओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, नेताओं के साथ भी सेम कानून लागू होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में IPC की धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट MLA को नहीं माना जा रहा है, तो इस पर भी हम लोगों का मांग है कि MLA के बगल में जो रहते हैं PSO उसको तो आप पब्लिक सर्वेंट मान रहे हैं, तो फिर इनको पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं मान रहे। तो आगे चलकर हम लोग इस पर PIL। उसकी गर्लफ्रेंड भी तो दलित समुदाय से है, चंद्रशेखर रावण की गर्लफ्रेंड जो है वो दलित समुदाय से है, वो न्याय मांग रही है, उसके समर्थन में दलित समर्थक नहीं आ रहे, रावण की पार्टी के लोग चुप है। जी यही तो विडंबना है कि कैसे एक दलित समाज की बच्ची जो न्याय की गुहार लगा रही है उसको न्याय दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसे लोगों को लोग अपना दलितों का नेता मान रहे हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं। तो मेरा मानना है कि दलितों की अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती जी, उनके अलावा कोई नेता नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक समय में आएंगे और आके आपका वोट लेके चले जाएंगे, उसके बाद ये कभी दिखेंगे नहीं आपके सामने, सिर्फ ऐसे ही छोटे मोटे प्रोटेस्ट करेंगे, अपने ऊपर कहीं गोली चलवाएंगे, कहीं मारपीट करेंगे और लोगों से सहानुभूति लेते रहेंगे। अब क्या होना चाहिए इस मामले में? मेरा मानना है कि इस मामले में पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए उन तमाम लोगों की जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए और समाज में एक कड़ा संदेश भेजना चाहिए कि बच्चा किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे दलित हो, OBC हो, SC हो, ST हो, चाहे वो जनरल हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, पाठशाला के अंदर उसके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए अंडर आर्टिकल 21 एजुकेशन की, और उस अपॉर्चुनिटी के बाद उसको जो है आगे पढ़ने के लिए अग्रसर करना चाहिए।
ज़्यादातर वो लोग हैं जो खुद को बौद्ध कहते हैं और हिंदू ब्राह्मणवाद के नारे लगा रहे हैं, तो उनका क्या मतलब ब्राह्मणों से? सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि ये लोग जो संविधान को मानते हैं, उसी संविधान को मानने वाले लोग आज संवैधानिक कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को नहीं मान रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ जो ब्रदर जज है ऑनरेबल जस्टिस जोय माला बागची, वो जब संविधान की शपथ लिए तो वो अपने कास्ट को भूल गए। उन्होंने संविधान की शपथ ली और संविधान इक्वालिटी की बात करता है, और जब उन्होंने स्टे का जजमेंट दिया तो आप उनके खिलाफ प्रदर्शन में उतर गए। यही जज थे जो कुलदीप सिंह सेंगर का बेल रिजेक्ट किए, यही जज थे जो वक्फ के मामले में भी स्टे दिए थे, यही जज थे जो सीए एनआरसी पे स्टे लगाए थे, यही जज थे जो सीए 370 के मामले को सुने थे। तब आपने कुछ नहीं कहा। अब यूजीसी पर अगर लीगल ग्राउंड की वजह से उन्होंने स्टे लगा दिया तो आप इसके लिए क्या विरोध प्रदर्शन कर लोगों की गाड़ियां जलाकर, लोगों के कपड़े खींचकर जजमेंट अपने फेवर में ले सकते हैं? कभी नहीं। तो ये जो अच्छे फेवर के हैं उसके लिए खुश हैं, विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे, बदतमीजी करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे? जी, यही बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं है और एक सामाजिक इंसान के तौर पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, आपका मनभेद हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना, उसकी मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ करना, उसकी अस्मिता पर अपने बुरी नज़र को डालना, ये गलत है। जिस तरीके से वहाँ एक भाषण दिया गया, एक कहा गया कि ये ब्राह्मण की लड़की है इसलिए इसके कपड़े फाड़ो, ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए। आगे चलकर हर समाज में इसे रोकना चाहिए। आज एक लोग कहेंगे, कर 4 लोग कहेंगे, फिर हर जगह यही होने लगेगा, तो ये चीजें गलत कहाँ है वो नारीवादी, कहाँ है फेमिनिस्ट? जी, अब देखिए यही बात है। एक रेप कांड में दिल्ली हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया तो ऐसे फेमिनिस्ट लोग आ जाते हैं बचाव करने के लिए वहां पे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आखिर अब कहां वो लोग चले गए जब एक पत्रकार के कपड़े फाड़े जा रहे थे? अब कहां वो पत्रकार चले गए? जैसे बहुत बड़े बड़े पत्रकार, जैसे न्यूज पिंच आजकल एक अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार, स्वघोषित पत्रकार मानते हैं, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग कहाँ चले गए? उनको आना चाहिए एक पत्रकार की रक्षा के लिए ऐसे, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में कई पत्रकार बंधुओं के साथ चांदनी चौक में भी झड़प हुई, कई पत्रकार बंधुओं के साथ दिल्ली में झड़प हुई, तब तो कोई नहीं आया। आज हम देख रहे हैं कि पत्रकार महिलाओं के साथ झड़प हो रही है, तब भी कोई पत्रकार सामने नहीं आ रहा है। तो समाज में सबको सामने आना चाहिए, कड़े एक्शन रेखा गुप्ता को लेना चाहिए। एक महिला होने के तौर पे उन्हें एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि किसी भी महिला के साथ, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी की हो, भेदभाव नहीं होगा, और अगर भेदभाव होगा तो ऐसे करने वाले लोग जेल के पीछे होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो।